हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पेपर, जो कि आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है। आप जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जैक बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्रमांक जो पेपर का होता है वो दिया हुआ है। एडमिट कार्ड का नंबर ये नहीं है। एडमिट कार्ड में जो आपका नंबर रहता है वो नंबर आपका देखिए यहाँ पे रहेगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है। और ये आपका ईयर 2014 का पेपर है। रोल कोड, रोल नंबर, लिपि। अगर आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो आपको देवनागरी लिपि लिखना होगा, ठीक है। आपका देवनागरी हो गया। और फिर हमारे पास डेट आ जाता है। जिस डेट में आपका पेपर पड़ा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका है टोटल 80 मार्क्स का पेपर था। और स्टूडेंट ने 80 में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। 80/80 मार्क्स मिला हुआ है इसको, ठीक है। तो आखिर ये फुल मार्क्स जो टॉपर के आते हैं किस प्रकार से आते हैं, आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। और क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो उसके आधार पर भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर हम लोग को किस तरीक़ा से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना ज़रूरी था, इसीलिए हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं कि आखिर पैटर्न हमारे पास जो है उसमें किस आधार पे हम लोग जवाब देंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये आपका विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद ये आपका शिक्षक यानी जो हमारे टीचर होते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास देखिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो कुल प्रश्नों की संख्या है 30, उस समय पूछा जाता था। और 3 आवर्स के होते हैं। कुल पृष्ठ की संख्या आपके पास 52, प्रश्न की संख्या है 30, फुल मार्क्स 80 और 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं, ठीक है। अभी जो आपका पैटर्न है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 वाला जो होने वाला है, अभी अक्टूबर आ ही गया है, करीब ख़त्म होने वाला है ना। तो इस बार जो पैटर्न आपका दिया गया है ये थोड़ा पैटर्न अलग है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे, उसी टाइप से रहेंगे। बस पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हुआ करता है वो सब वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी का जो पैटर्न है वो 30 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। और 8 क्वेश्चन आपके पास रहेगा 2 मार्क्स वाला, लेकिन आपको बनाना है 6, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स का हो गया, 6 क्वेश्चन बनाना है। और 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे 3 मार्क्स वाले, लेकिन आपको बनाना है कितना, 6, ठीक है। तो आपका हो गया 18 मार्क्स। तो 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 मार्क्स वेरी शॉर्ट और 18 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 मार्क्स मिल गया। अब आपके पास 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं 5 मार्क्स का, आपको बनाना कितना है, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आप बनाएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 20 मार्क्स। तो 20 + 60 है ना, 20 + 60 टोटल आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, 80 मार्क्स का पैटर्न। तो अभी भी 80 मार्क्स ही आपको पूछे जाएंगे, है ना। और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार 30 नहीं बल्कि 52 होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन ए आपका एमसीक्यू है प्रीवियस पेपर का। अभी एमसीक्यू टोटल आपका 30 आएंगे। ये पहले का पेपर है, उस समय एमसीक्यू टाइप का, एमसीक्यू तो नहीं, बहुत छोटा कह सकते हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी साइट, तो वेरी शॉर्ट वाला आपके पास हुआ करता था। तो अब इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसा ज्ञात कीजिए। लसा का मतलब क्या होता है, एलसीएम, है ना। लसा मतलब होता है एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स के लिए हो गया, ठीक है। अभी एमसीक्यू में आपसे ये ऑप्शन दिया रहेगा, अभी यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 2025 एग्जामिनेशन के लिए तो आपका ABCD करके ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें जहाँ पे भी आपका 2 × 2 × 101 दिखा रहेगा वहाँ पे आप टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि एक बहुपद है, ठीक है, और उस बहुपद का नाम है PX।
पी ऑफ एक्स ये किसके बराबर है, y के बराबर। आप ध्यान देंगे y इक्वल टू जब पी एक्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब पी एक्स आप जैसे देखेंगे वैसे आपको x में देखना है कि ग्राफ कितना बार कटा है, ठीक है, कितना बार कटा है आपको x में देखना पड़ेगा। y बराबर अगर पी एस है, ठीक है, y बराबर पी एक्स दिया है तो इसमें शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार कटा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर यहाँ पर x बराबर पी वाई दे देगा, है ना, x बराबर पी वाई देगा, फिलहाल दिया क्या था y बराबर पी एक्स का मतलब x में कितना बार ग्राफ कट रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन x बराबर पी वाई दे देगा तो हमें y पे देखना पड़ेगा कि y में कितना बार कट रहा है, तो y में कितना बार कट रहा है, 1 बार, तो फिर आंसर हमारा बदल जाता है ना। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर कितना है 2। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर आपका 2 है। बस इतना ही लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जांच करना है हमें कि जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक है, द्विघात या लीनियर है, कैसा, पहले हम लोग जांच करेंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि द्विघात है या नहीं, तो द्विघात होने के लिए अधिकतम जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस सवाल में देख सकते हैं कि आप जैसे ही x से x को इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, यहाँ x से x में इंटू करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर आ रहा है। शॉर्ट में अगर चेक करना हो तो देखेंगे दोनों साइड में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो कट जाएगा, x का मैक्सिमम पावर जो 2 आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, मान निकालना है। ये सवाल प्रीवियस पेपर का है, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही सवाल आते हैं जैसा कि हमने आपको कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ बहुत अलग से सवाल नहीं आने वाले हैं जो आपसे नहीं बनेगा, इसीलिए आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोस 48 और माइनस साइन 42 का मान। आप एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि 2 कोण दिए गए हैं और दोनों कोणों का योग अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री, यानी कि पूरक कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण कहते हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको ध्यान देना है कि साइन का जो रिलेशन होता है, साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन का रिलेशन क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से हम लोग टेन का अगर रिलेशन देखेंगे, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका कोट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा। अगर आप सेक का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, सेक का रिलेशन देखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो बोलेंगे यहाँ पर हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या बोलेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अगर बोलेगा कोस थीटा का रिलेशन तो क्या बोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूला अगर पता है आपको तो आप देखेंगे डायरेक्टली आपसे आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन पता हो गया तो आप डायरेक्ट भी आंसर 0 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पूरा जगह को भर देना है, ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है। यहाँ पर एक एपी का सवाल दिया है, समांतर श्रेणी। इसमें आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए या A1, ए बोल सकते हैं या A1 बोल सकते हैं, ठीक है, ए या A1। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है यानी कि डी का मान निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना रहता है। तो पहला पद देखिए आपका कितना है, 1/3, दूसरा पद आप देखिए यहाँ पे 5/3, तीसरा पद देखिए यहाँ पे 9/3, चौथा पद कितना है आपका 13/3, है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल में पूछा गया है इस जगह पर हमसे
कि रिक्त स्थान की पूरा कीजिए, है ना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें संगत भुजाओं से संबंध बताना है। यानी कि जो पॉलीगन दिया गया है वो सेम नंबर ऑफ साइड कब हो सकता है, जब वो सिमिलर होगा, और जब सिमिलर है तो उनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। कैसी होंगी, समानुपाती। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। एंगल अगर पूछेगा तो एंगल हो जाएगा इक्वल। एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है भुजा, संगत भुजा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है एक वृत्त से संबंधित। ठीक है, वृत्त से संबंधित हमसे पूछा गया है, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए कि ये जो फिगर दिया गया है, पहले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना है पी टी क्यू, किसका मान बताना हम लोग को, पी टी क्यू, यानी ये वाला कोण का मान बताना है। इसको आप थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल थीटा भी कह सकते हैं। तो हमें इसी का मान बताना है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि अगर ये आपका स्पर्श रेखा है, हमारा क्या स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट। स्पर्श रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। स्पर्श रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस का बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये भी एंगल हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर क्यू और टी को हम लोग अगर मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्यू और टी को मिला देते हैं तो सिमिलर ट्रेंगल बन जाएगा। एक सिमिलर ट्रेंगल यहाँ पर आपका बन गया, एक सिमिलर ट्रेंगल यहाँ पर बन गया, और दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रूफ करने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि अगर आप यहाँ अगर मिला देंगे, ओ से टी मिला देंगे, तो एक आपका ट्रेंगल बनेगा पी टी ओ, एक ट्रेंगल बनेगा आपका क्यू टी ओ। तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, सर्वांगसम भी होते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे पी टी क्यू, है ना, पी टी क्यू ओ पी, तो यहाँ पे 90 होगा, इसमें भी 90 होता है ना। तो ये 90 हो गया प्लस 90 हो गया प्लस 110 हो गया। तो ये वाला कैसे होगा, चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी 360 से माइनस कर दीजिए। या दूसरा तरीका डायरेक्ट भी है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो अगर ये 110 है तो 180 में से माइनस कर देंगे 110, तो कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर लिखने का तरीका हो गया। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बड़ा आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग वृत्त को बनाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक कॉमन पॉइंट बताना है जो टेंजेंट और सर्कल में होना चाहिए, उसको नाम क्या होता है, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लीजिए ये आपका सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ से आप रेडियस एक बनाते हैं ऐसे, और ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा। और इस बिंदु का नाम दिया हमने पी, तो पी क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें प्रायिकता से सवाल पूछा गया है। ठीक, एक पासा को फेंका जाता है, तो पासा में कुल परिणाम आने की संभावना कितना है, 6। कुल परिणाम आने की संभावना कितना है, 6। लेकिन पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या का प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से बड़ी दो ही संख्याएं होती है, एक तो 5 और एक 6। एक संख्या कौन होता है, 5, और दूसरी संख्या कौन होता है, 6। एक संख्या क्या होता है, 5, और दूसरी संख्या क्या होता है, 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दो ही संख्या बड़ी हो सकती है, तो 2, और टोटल संख्या कितना, 6, यानी 2/6 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1/3। आप देख सकते हैं आंसर 1/3
1 नंबर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें वर्ग अंतराल पूछा गया। ठीक है, वर्ग अंतराल बोला है कि वर्ग अंतराल दिया है, संचयी बारंबारता के बीच खींचेगा आलेख, इसको हम लोग त्वरण बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलेंगे। 1 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी में जो भी हमारे पास प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके सारे प्रश्न 2-2 अंक के हैं। और सेक्शन यहाँ पे देखिए आपका पहले का जो पैटर्न था प्रीवियस ईयर में, वो हमको पैटर्न पहले वाले से मतलब नहीं है, मतलब है आइडिया से कि आखिर आज से 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल या पिछले 5-6 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 10 साल के इधर, है ना, तो वो कैसे पैटर्न हुआ करते थे और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते थे, हम लोग को ये यहाँ पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम, तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि हमारे पास px बराबर क्या होता है? qx इंटू जी एक्स, अब प्लस में क्या होता है? rx, क्या हो जाएगा? rx। ठीक है, यानी कि px आपका क्या है तो बोलेंगे भाज्य, ये हमारे पास qx क्या है? भाजक, है ना, और हमारे पास gx क्या है तो कह सकते हैं कोसेंट, या कभी कभी किताब में इसको अलग अलग बोल सकता है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। होता क्या है कि कहीं किताब में gx को भाजक लिख देता है ना, और qx को कोसेंट लिख देता है, लेकिन अब एल्गोरिदम की बात करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है bq प्लस r। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो टर्म लिखा रहता है वो जानना भी जरूरी है। तो होता क्या है कि q को कोसेंट, q फॉर कोसेंट याद रखना भी ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये कोसेंट हो गया आपका, और हमारे पास g क्या हो जाता है? gx, ये आपका होगा जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी हमको इतना से भाग देना है, x² - 2 से भाग देना है। किसको भाग देना है तो बोलेंगे x³ - 3x² प्लस 5x - 3 को भाग देना है। उसके बाद पूछा गया है कि बताइए भागफल और शेषफल कितना होगा, यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर इस तरीका से बनाना होगा। भाग देना हमने आपको सिखाया हुआ है क्लास में, तो आप यहाँ पे देखेंगे भाग देने के बाद आपका शेषफल कितना आ चुका है? 7x - 9, है ना, भागफल कितना आ गया है? x - 3, यानी आपका qx का मान हो गया, है ना, ये आपका किसका मान हो गया? rx का मान हो गया, यानी कि रिमाइंडर का मान। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स लेना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लेना बहुत आसान है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस का अच्छा से करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, मान निकालने वाली है। अगर मान आपको याद नहीं है तो आप इस चैनल पे एक देखेंगे, आपको लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे, और वहाँ से आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी मान है आप डायरेक्ट वहाँ भी देख सकते हैं, या कोचिंग क्लासेस में भी आपने जो पढ़ा हुआ है या जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है वो मान आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 नहीं 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, ये आपको ये सारे मान पता होना चाहिए। अगर आपको मान याद है तो ये सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। सारे मान रख देना है, tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। तो cos 30 का मान और 60 के मान बराबर होता है, sin 60 cos 30 ये बराबर होता है। तो कुछ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मान बैठा देंगे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा यहाँ से, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाता है? 2। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे जो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो रिलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए वो क्या रिलेशन पता होना चाहिए कि sin 30 का जो मान होगा, है ना, sin 30 का जो मान होगा वो cos 60 के मान के बराबर होगा। उसी प्रकार sin 60 का जो मान होगा वो cos 30 के मान के बराबर होता है। साइन और कोस का रिलेशन है, यानी 60 + 30 आप जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, 30 + 60 90 होना चाहिए। उसी प्रकार tan का रिलेशन देखेंगे, tan 30 का जो मान होता है ना, वो आपका कोट 60 के बराबर होता है, या आप कहेंगे
कोट 60 का जो मान होता है वो 10 30 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसी प्रकार आप कोसेक का देख सकते हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान है ना, कोसेक 30 डिग्री का मान सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। या फिर कह सकते हैं सेक 30 डिग्री का मान आपका कोसेक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मान हम लोग को अगर पता है एक मान भी, तो दूसरा मान ऑटोमेटिक हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। इसमें पूछा गया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, सॉरी वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। जो एक्स यानी कि एक अलग हमारे पास बिंदु दिया है, एक्स वाई मानिए या ए भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो अगर इसको अब ए मानेंगे, इसको अब बी मानेंगे, तो कह सकते हैं कि एक बिंदु हमारा पी है, एक बिंदु हमारा क्या है पी, यानी पी से ए का दूरी और पी से बी का दूरी क्या हो जाएगा बराबर। पी से ए का दूरी और पी से बी का दूरी क्या हो जाएगा बराबर। ये दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र लगा सकते हैं। तो ए पी बराबर बी पी लिखेंगे। और दूरी सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और दोनों को एक साथ में अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीका से आप यहाँ पे बना सकते हैं। और y अक्ष पर x का मान कितना होता है 0, y अक्ष पर x का मान कितना होता है 0, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप स्टेप इस तरह से आपको क्लियरली एकदम बनाना पड़ेगा, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाता है, इसीलिए y के 2 मान यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर द्विघात समीकरण नहीं बनता है तो सिर्फ और सिर्फ एक मान आएंगे। तो तरीका वही रहेगा, बस देखना है कि मतलब मान कितने आते हैं। अगर मान लीजिए समीकरण जो दिया गया है द्विघात समीकरण है, ठीक है, समीकरण क्या है द्विघात, तो उस स्थिति में 2 मान आएंगे। और अगर मान लीजिए रैखिक समीकरण है तो उस स्थिति में मात्र 1 मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से डायरेक्ट कटा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे रैखिक समीकरण बना तो y का 1 मान कितना आएगा 9, यानी पूरा निर्देशांक कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई दोनों का मान बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आपका त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप दिया गया है यहाँ पर, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आपसे वो सवाल नहीं बन पाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ए बी सी और डी एफ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी नाम से। ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पर ए बी सी नाम से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया, यहाँ पर हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया सी। ठीक है, एक और यहाँ पे बना लीजिए आप, यहाँ पे दे दीजिए डी, इसके बाद हो गया ई, इसके बाद हो गया एफ। ठीक, तो ये आपस में क्या है सिमिलर ट्रेंगल है। ठीक है, सिमिलर यानी कि समरूप। ये देखिए आपका समरूपता का चिन्ह होता है। ठीक है, समरूपता। तो इसमें क्या होता है कि मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी ए बी सी का और डी एफ का, वो किसके बराबर होता है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर, है ना, वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा देखिए, बी सी का संगत कौन हो जाएगा ई एफ, ए बी का संगत कौन हो जाएगा डी ई, और बी सी का संगत ए सी का संगत कौन हो जाएगा डी एफ, ए सी का संगत कौन हो जाएगा डी एफ। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी सी जब हो गया था तो अब लिखेंगे ए सी, है ना, क्या लिखेंगे ए सी। ठीक, उसके बाद लिखेंगे डी एफ, ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। चूंकि हमारा त्रिभुज बना हुआ है, 2 त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, डी ई एफ, दोनों क्या है समरूप हैं। तो ए बी का किसके साथ डी के साथ, बी सी का किसके साथ ई एफ के साथ, और यहाँ हमारा क्या है ए सी का डी एफ के साथ। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मान आपका सारा निकल जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका प्रायिकता का सवाल है। ठीक है, ये आपका सवाल किससे है? प्रायिकता का सवाल है। इसमें आप देखेंगे 20 बल्ब का एक समूह दिया गया जिसमें 4 बल्ब क्या है? खराब हैं। कुल बल्ब की संख्या कितना है? 20। कुल बल्ब की संख्या कितना है? 20, जिसमें से 4 बल्ब क्या है? खराब, यानी 16 बल्ब जो होंगे वो सही हो जाएंगे। मात्र 16 बल्ब इसमें क्या हो जाएंगे? सही। तो बोला है इस प्रायिकता निकालिए कि बल्ब क्या है? खराब है। तो खराब बल्ब कितने होते हैं? 4। यहाँ पे खराब बल्ब कितने हैं? 4 है ना, और टोटल कितने हैं? 20। तो 4/20 यानी कि 1 कितना हो जाएगा आपका? 5। ऐसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जो बल्ब खराब नहीं है, तो जो खराब बल्ब नहीं वो कितने हैं? 16 है ना, और 20 है टोटल, तो कितना आ जाएगा? 4/5। 4/5। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि दोनों का योग हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था खराब बल्ब, तो खराब बल्ब क्या हुआ था? 4/20 यानी कि 1/5 है ना, 1/5। और यहाँ पे कितना आया? 4/5। ये खराब है और ये खराब नहीं है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर कितना हमेशा आएगा? 1 आएगा। अगर आ रहा है ऐसा मतलब सही है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट इस तरह से लिखना पड़ता है। खराब बल्ब की कुल संख्या कितना दिया हुआ था? 4। कुल बल्ब की संख्या कितना था? 20। आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे पी। पी का मतलब क्या होता है? प्रोबाबिलिटी। पी का मतलब क्या होता है? प्रोबाबिलिटी। प्रोबाबिलिटी। ठीक है, और ई का मतलब होता है इवेंट, यानी कोई भी घटना का प्रायिकता। ये मतलब क्या होता है? इवेंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो खराब बल्ब की आपका प्रायिकता कितना हो गया? 1/5 हो गया। कितना हो गया? 1/5 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा बल्ब जो था उसका कितना हो गया? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4/5, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है, 2 ऑप्शन दिया गया है इसमें, आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। एक आपको साबित करने वाला है कि √5 अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है चैप्टर 1 से। और एक सवाल चैप्टर 1 से और दिया गया है, इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। पूछा गया है कि एक परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, उनको अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया है, जो 32 सदस्यों वाली। ठीक है, कितने सदस्यों वाली? 32 सदस्यों वाली। तो पूछा गया दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभ को मार्च करना है, तो स्तंभ की संख्या ज्ञात करें। तो समान होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो उसका हम लोग को आंसर निकल जाएगा। इस स्टूडेंट ने क्या किया है यहाँ पर कि एक ऑप्शन बनाया है सेकेंड वाला का, है ना, मतलब ये आंसर बनाया गया है और ये आंसर उसने क्विट कर दिया है। आपको दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? 32 और 616 का एलसीएम आप लेंगे यहाँ पर इस तरह से, है ना। तो आप 4 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट कट रहा है तो 4 से कितने बार में कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। फिर 4 से कितना बार में? 1 बार में ये कटेगा, है ना, 5 बार में, फिर 4 से, फिर 8 से अगर डायरेक्ट कटता है तो डायरेक्ट काट सकते हैं इसको आप, और नहीं कटता है तो 4 से काटेंगे, 4 से 2 बार में काटेंगे इसको, 4 से 3 बार में काटेंगे इसको, ऐसे, है ना। उसके बाद 4 से नहीं कटता है तो फिर आप 2 से भी काट सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर 2 से भी काट सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि मतलब इस प्रकार से कुछ हम लोग काटना होगा कि प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे पहले 2 से चेक कर लेंगे, 2 से नहीं लगा तो 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11, 13, जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग उससे चेक करेंगे, अभाज्य संख्या से। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं परिमेय संख्या वाली को। सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं? अपरिमेय मानते हैं, अगर परिमेय सिद्ध करना होगा तो। लेकिन अगर अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो परिमेय मानना होगा। तो यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना था, इसीलिए परिमेय मानना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे आप प्रॉपर यहाँ पे तरीका देख सकते हैं कैसे आपको लिखना रहता है।
देखिए हल करने वाला सवाल यहाँ पे आपका आ चुका है सवाल नंबर 17 में। आप इसको रैखिक, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल जो विधि से बनाने का मन करे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कौन सा विधि का प्रयोग करना है। अगर विधि का प्रयोग करने अगर बोल देगा तो हमें विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं गया है। तो आप प्रयास करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो आप इसको इलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। कौन सा मेथड से करना है आपको यहाँ पर? इलिमिनेशन। अगर मेथड नहीं पूछा गया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आप? विलोपन विधि बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? विलोपन विधि। ठीक है, देखिए ये जो आंसर दिया है ये आंसर स्टूडेंट ने खुद उसको सॉल्व किया हुआ है उसका पेपर में। तो आप दो तरीका आपके पास है। पहला तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पर ये सवाल को सबसे पहले देखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर फिर भी आपसे अगर नहीं बनता है तो आपके पास क्या है, आप हमसे पूछ लीजिए, या फिर यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका मदद ले सकते हैं आप। उसको देखकर समझ में आता है तो और भी बढ़िया बात है ना? लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है तो आप अपने क्लासमेट, अपने टीचर्स या जिनसे भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हम लोग आंसर यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल नंबर 18 में आपसे पूछा गया है ग्राफीय विधि, है ना? मतलब आपको ग्राफीय विधि से बोल दिया तो आपको ग्राफीय विधि से ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। आप जितना अधिक से अधिक मान लेना चाहें उतना मान ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान लेना आपको जरूरी होगा। ठीक है, एक्स का 2 मान, वाई का 2 मान। तो अगर समीकरण 1 में एक्स का मान आपको रखने का मन किया कि 5 रख देना है, ठीक है, तो एक्स का मान जैसे यहाँ पे 5 आप रखेंगे तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई का मान भी कितना आ जाएगा? 5, यानी दोनों का जोड़ के 10 आना चाहिए। एक्स का मान आप अगर 6 रख देंगे तो वाई का मान 4 हो जाएगा। एक्स का मान अगर आप 3 रख देंगे तो वाई का मान 7 हो जाएगा। ये आपका 4 है, ये आपका 7 है। ऐसा भी बना सकते हैं आप, मतलब आपके ऊपर है। एक मान अपने से आप रखिए, दूसरा मान अपने आप आपको मिलेगा। आपको अगर मन करेगा नहीं हमें पहले y का मान लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप y का मान ले लीजिए, तो y का मान अपने हिसाब से कुछ रखिए तो x का मान कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, है ना? तो ऐसे करके आपको पहले डब्बा बनाना होता है, और ये डब्बा आपको समीकरण 1 के लिए भी और समीकरण 2 के लिए भी बनाना होगा, और दोनों का ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये प्रोसेस है हमारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए कुछ इस तरह से आपका देखिए बनाना पड़ेगा। प्रॉपर तरीका आप यहाँ पे देख लीजिए, कितना साफ सुथरा सा आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स वाई का मान कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का मान यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ग्राफ आपको अगर बनाना रहेगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पहले से ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ रहता है, और ये हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस भी क्लासेस में करते ही रहते हैं, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और ग्राफ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ग्राफ सही है, इसलिए यहाँ पे देखिए टोटल 3 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, 3 मार्क्स का ही आता है ये बोर्ड एग्जाम में, तो 3 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक सवाल एपी से पूछा गया है। ठीक है, एपी में सवाल दिया गया आपके पास, आप इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से कि आपके पास एक एपी है, उसमें प्रथम 51 पदों का, है ना, 51 पदों का, यानी एन का मान कितना हो गया आपके पास? 51 दिया हुआ जो है उसको सबसे पहले लिखना है आपको। फिर बोला है कि दूसरे और तीसरे पद भी दिए गए हैं। दूसरे पद का मतलब क्या है? A2 दिया गया है ना, तो A2 क्या होता है? A+D होता है। ठीक, A+D, इसका मान कितना दिया है? 14। फिर बोला है तीसरा पद, तो तीसरे पद मतलब क्या होता है? A3, और A3 मतलब क्या होता है? A+2D, A+2D, इसका मान कितना दिया हुआ है? 18। अब 2 समीकरण दिया गया है,
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, विलोपन विधि से निकल जाएगा, है ना। ए और डी का आपके पास मान लीजिए निकल गया। तो एन का मान आपके पास पता है, ठीक है, ए का मान आपके पास पता है, फिर आपके पास डी का मान भी पता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से ये आपका डी है, ठीक है। यहाँ से आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे लास्ट टर्म नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, योग ज्ञात करना है, ठीक है, योग। तो आप क्या करेंगे, एसएन फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू, फिर लिखेंगे आप 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एन का मान रख देंगे यहाँ पर, ए का मान रखेंगे यहाँ पर, है ना, फिर डी का मान रखेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। आप इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आप पहले खुद से बनाने का। अगर आपसे खुद नहीं बनता है तो आप टेक्स्ट का मदद ले सकते हैं, सॉल्यूशन का मदद ले सकते हैं, टीचर का, दोस्त का मदद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए खुद से बनाने का, है। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको प्रॉपर ऐसे लिखना भी पड़ेगा, ठीक। जैसा स्टूडेंट बनाया है, पहले ए और डी का मान इसने निकाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में उसने फॉर्मूला लगा दिया है। तो इस प्रकार से उसका जो आंसर है वो कितना आ गया है, 5610। देखिए, हमने बताया ये फॉर्मूला आपको लगाना रहता है। एन क्या है, पदों की संख्या, एन क्या है आपका, पदों की संख्या। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। ये क्या होता है, पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये आप सारे फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20। ये हमारे पास सिद्ध करने वाले सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किया हुआ है, सिद्ध करने वाले भी। ये सवाल हमने क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल है 20 नंबर, ट्रिगोमेट्री का सवाल है, जिसमें आपको सर्व समीकरण को प्रूफ करना रहता है, सिद्ध करना रहता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, सिद्ध करने वाला हो गया, प्रूफ करने वाला सवाल हो गया, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको भी एक एक करके यहाँ पे स्टेप आप देख लीजिए इसको, और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, ठीक है। फिर अगर लगता है कि नहीं हो पाया तो आप हमसे क्लास में पूछ लेंगे, है ना। चलिए, एक एक स्टेप आप यहाँ पे अपने तरीका से सॉल्व करेंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर आप देखिए, निर्देशांक का सवाल यहाँ पे भी आ चुका है। आप इसको देख सकते हैं डायग्राम क्लियर फिगर में। इसमें बोला गया है कि दो हमारे पास बिंदु दिया गया है, ए और बी, ठीक है। दो बिंदु हमारे पास कौन से हैं, ए और बी बिंदु दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे, ठीक है। क्या पूछा गया है कि दोनों का निर्देशांक जब हम लोग को पता है, ठीक है, दोनों का निर्देशांक जब हम लोग को पता है, यानी कि हम लोग को x1 y1 पता चल गया यहाँ पर, और x2 y2 यहाँ पता चल गया। आप इसको क्या मानेंगे, x1 y1 मान सकते हैं, या हमारे x2 y2 मान सकते हैं, ऐसा। और इसमें एक बिंदु हमारे पास P दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप क्या मान सकते हैं, x, y मान सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो पूरा अगर मान दिया है 7, पूरा मान कितना दिया हुआ है 7। अब इसको जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे सवाल में जो दिया हुआ है, आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे AP बाई AB, AP बाई AB कितना, 3/7। AB टोटल मान कितना आपका है, यहाँ से यहाँ तक टोटल मान कितना है आपका 7, और AP P तक मान कितना है 3, यानी B से लेकर P तक का मान कितना हो गया 4, यानी M1 का मान 3 हो जाएगा और M2 का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। M1 का मान कितना हो जाएगा 3, तो AP को आप मान लीजिए M1 और BP को मान लीजिए M2। तो इधर का मान 3 है और टोटल मान 7 है, इसका मतलब इधर का मान 4 हो जाएगा। 3:4 में विभाजित करता है। यानी अगर ये लाइन हमारे पास है तो ये अगर यहाँ पर दिया है P, तो BP यहाँ पे 1 2 3 4 भाग में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 भाग में, इधर पे 1 2 3 1 2 3 भाग में बटा हुआ है, टोटल 7 भाग में। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी। उसके बाद विभाजन सूत्र हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। विभाजन सूत्र याद होना जरूरी है। इस चैप्टर से आपको 4 सूत्र याद होना चाहिए। एक है दूरी सूत्र, x2 - x1
होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब पूरा में आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ब्रैकेट नहीं अंडर रूट। ये आपका दूरी सूत्र हो गया, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रेखा दिया गया है, यहाँ पे x आपके पास है x1 कोमा y1, b आपके पास दिया गया है x2 कोमा y2 दिया गया है। अब p आपके पास क्या दिया है, मान लीजिए p का मान x और y हम लोग ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर AP बराबर क्या है, BP है, ठीक, यानी कि P क्या हो गया, मध्य बिंदु, P हो गया मध्य बिंदु, तभी तो AP बराबर BP होगा ना, ठीक है। अब लोग देखते हैं इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, x कैसे निकालेंगे आप, तो बोलेंगे x1 प्लस x2 बाई 2। y कैसे निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा, क्या निकलेगा, y निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और एक आपके पास त्रिभुज का सूत्र होता है, जो आप अभी अपने घर में बुक निकालेंगे और बुक से थोड़ा सा सवाल 2-4 को प्रैक्टिस करेंगे। ये त्रिभुज हमारा है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, और किसी एक बिंदु को x1 कोमा y1 मान लीजिए, किसी दूसरे बिंदु को आप x2 कोमा y2 मान लीजिए, और तीसरा बिंदु को आप x3 कोमा y3 मान लीजिए, है ना। ऐसे त्रिभुज दिया रहेगा, तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए और उसका प्रयोग करके आपको क्षेत्रफल निकालना रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो कुल 4 फॉर्मूले यहाँ से आते हैं और सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपके पास जो हमने अभी बात किया कि हम लोग को पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग डायरेक्टली बना देंगे। आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि 3 बिंदु हमारे पास दिए गए हैं, P, Q और R। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 आप किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से माना हुआ है, आप अपने हिसाब से किसी को भी x1 y1, x2 y2 मान सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला रखने का भी बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3 को लिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, x1 को पहले बाहर लिख लीजिए, फिर x2 को लिख लीजिए, फिर x3 को लिख लीजिए, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 के बाद क्या आता है, 2 3, 1 के बाद क्या आता है 2 3, यानी y2 माइनस y3। फिर 2 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 2 के बाद यहाँ पर क्या आता है, तो बोलेंगे 3, तो बच गया क्या 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर x3 लिखा हुआ है, तो अब उसके बाद क्या आएगा 1, तो 1 के बाद फिर क्या आएगा 2, यानी कुल मिलाकर आपको चलना है ऐसे एक डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद फिर क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 के बाद फिर क्या आएगा 3 आएगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा हुआ था कि x1 इसके बाद क्या होता है 2 3, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद 3 आता है तो 3 1, फिर 3 है 3 के बाद क्या आता है 1 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे त्रिभुज का तो कितना आ गया 0, 15 बाई 15, 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 कितना आ गया 0। तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तीनों बिंदु क्या हो गए, सरेखी हो गए, कोलिनियर हो गए। तो इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में ये त्रिभुज बना ही नहीं। तो जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से बनेगा, है ना। त्रिभुज है ही नहीं तो क्षेत्रफल आप कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया सॉल्यूशन 0। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कंस्ट्रक्शन करना है।
तो कंस्ट्रक्शन इस साल 2025 में आने की संभावना नहीं के बराबर है ना। पहले तो हर साल लगभग आता था। वैसे अगर मान लीजिए कन्फर्मेशन आ जाता है 1-2 महीने के अंदर, तो हम लोग इसको क्लास में पढ़ लेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको सिखा दिया जाएगा, उसके लिए सोचना नहीं है, हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर सवाल। ये आपको सिद्ध करने वाला सवाल है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करने वाला सवाल है, ये हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोलेगा कि सर्कमस्क्राइबिंग, है ना, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक पैरेललोग्राम है ना, यानी कि समांतर चतुर्भुज, उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में क्या है, ये एनसीईआरटी का सवाल है आपका। ठीक है, ये आपका सवाल है एनसीईआरटी का ब्रीथ चैप्टर से। किससे है? ब्रीथ चैप्टर से। आप अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि एपी और एस हो जाएगा बराबर। कैसे? तो ये समान बिंदु पर है ना, समान बिंदु पर, ये हमारा ब्राह्मा बिंदु क्या है, ए बाहरी बिंदु, इसमें खींचा गया क्या है आपका, तो बोलेंगे हम लोग सो स्पर्श रेखा है। एपी और एस क्या है? स्पर्श रेखा है। उसी प्रकार देखिए आप बीपी और बीक्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। फिर आप देखेंगे सीक्यू और सीआर स्पर्श रेखा। फिर आप देखेंगे डीआर और डीएस क्या है? स्पर्श रेखा है। तो ऐसे करके आपको समीकरण को लिखना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर स्टेटमेंट, कुछ आपको इस तरह से लिखना पड़ता है यहाँ पर, और सारे समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 समीकरण यहाँ पे दिया गया है ना। अब ये 4 समीकरण आपको दिया गया है, अब चारों समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। आप जैसे यहाँ पे समीकरण को जोड़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि ए बी बराबर सी डी हो गया, है ना। ए बी बराबर क्या हो गया? सी डी। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो गया? सी डी। ठीक है, अब हम लोग समीकरण सारे को एक साथ अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑल साइड्स इक्वल है, चारों भुजाएं क्या है? बराबर। चारों भुजाएं बराबर तभी हो सकती हैं जब ये क्या है? समचतुर्भुज है। आप फिगर को नहीं देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिगर मेरा प्रॉपर नहीं बना हुआ है। प्रॉपर फिगर आप बनाएंगे तो कुछ आपका वर्गाकार टाइप से हल्का दिखेगा ही, लेकिन अगर समचतुर्भुज है तो वर्ग नहीं बनेगा, यानी भुजाएं ही बराबर होंगी, लेकिन सारे को 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, यानी कि रोम्बस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोम्बस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 25। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 25 में 2 सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। ये आपके चॉइस पर निर्भर करता है, आप दोनों में से किसी एक को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहला वाला में क्या पूछा गया आपसे, एक पहिया दिया गया जिसका व्यास कितना है? 80, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका स्पीड दे दिया है, चाल दे दिया है 66 किलोमीटर, या आप चाहें तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। तो मीटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना, और 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 60 गुना 60। अब ये आपका क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड में आ चुका है ना। आपका क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड में आ चुका है। ठीक, अब ये आपको पता चल गया। अब बोला गया है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर चाल पता है आपको, समय पता है, तो हम लोग कुल दूरी निकालेंगे इसका। ठीक है, क्या करेंगे? कुल दूरी निकालेंगे। अब कुल दूरी जैसी आप निकालेंगे तो पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो बोलेंगे कुल दूरी जितना हम लोग को आएगा, कुल दूरी जितना आएगा उसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2πr से। 2πr क्या है? एक चक्कर, यानी एक बार चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय होगा? 2πr। और कुल दूरी हम लोग को यहाँ से पता लगेगा, तो दूरी हम लोग निकालते हैं कैसे? स्पीड गुना टाइम से, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितना दिया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया हुआ है आपका? 10 मिनट। तो कुल दूरी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और कुल दूरी यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 2πr से डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकाल सकते हैं इसको।
फिर आपके पास ये है, इसका फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है, कैसे निकालेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, छायांकित भाग यहाँ पे दिया हुआ है सारे, है ना। तो आप अगर ध्यान से को देखेंगे तो हमारा क्या है, सेक्टर है। क्या है? सेक्टर, यानी त्रिज्यक खंड। क्या बोलेंगे इसको आप? त्रिज्यीय खंड, है ना। इस तरह से अगर मान लीजिए बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड हो गया और यहाँ पे आपका दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया। तो त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे आप, ठीक है। पाई का मान अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो अपना मन से हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ सवाल में बोल दिया है ना कि हम लोग को पाई का मान लेना है, कितना? 22/7 लेना है, तो भी हम लोग ले सकते हैं। तो जो हमसे पूछा जाएगा वो हम लोग पाई का मान लेंगे, और नहीं बोले जाएगा तो अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, चाहे 22/7 ले लीजिए, चाहे 3.1 ले लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर एक हमारे पास फिगर आप देखेंगे तो एक आपके पास दीर्घ त्रिज्यीय खंड है और एक आपके पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है आपका? समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दोनों निकाल कर जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं इस तरह से प्रॉपर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि खुद अपने से बनाने का सोचना है। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप हेल्प ले सकते हैं। फिर आपके पास देखिए यहाँ पर सेक्शन डी आ जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करने से साफ साफ बोल देता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान दिया है कितना? 4, बी का मान कितना दिया है आपके पास? 4√3, और सी का मान कितना दिया है? 3। हम लोग को फॉर्मूला पता है, ax² प्लस bx प्लस सी, यह हमारा सामान्य सूत्र होता है ना। फिर हम लोग डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकार। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac होता है ये फॉर्मूला हम लोग का। ये हम लोग यूज करेंगे इसमें, ये हमारा द्विघात सूत्र है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी का मान हमारा >0 भी आ सकता है, = 0 भी आ सकता है, <0 भी आ सकता है। डी का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 के छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डी का मान अगर मान लीजिए छोटा आ गया 0 से, तो बोलेंगे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डी अगर मान लीजिए यहाँ पर >0 है तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन विभिन्न मूल आएंगे। यहाँ पर 2 गो मूल आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे, 2 मूल आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि अगर डी का मान अगर 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि दोनों मूल समान होंगे, है ना। अल्फा और बीटा मानते हैं हम लोग, दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। फिर हम लोग फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। अल्फा निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अल्फा = -b, फिर करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या? तो +√d/2a, ठीक है। अगर हमें बीटा निकालना होता है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? -b, फिर माइनस में √d/2a, ठीक है। ये अल्फा बीटा, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। लेकिन अगर डी आपका डी अगर >< नहीं हुआ, 0 के बराबर अगर आ जाता है, डी अगर कितना है? 0 के बराबर, तो अल्फा = बीटा, b/, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग ना, तो डायरेक्टली हम लोग b/2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -b/2a, ठीक है, हो जाएगा b/2a। डायरेक्ट हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, ठीक।
तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका दिया रहता है और आप खुद से बनाएंगे सॉल्यूशन, बहुत ही बेसिक है। ये आपका अगला सवाल जो पूछा गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है मीनार से, है ना। ये सवाल कहाँ से पूछा गया है? मीनार। हाइट डिस्टेंस, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से सवाल पूछा गया है। ये सवाल कहाँ से पूछा गया है? ऊंचाई और दूरी से। तो हम लोग इसको देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक नदी के पुल के ऊपर एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है? तो जब कभी हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, ऊपर से कहाँ देखते हैं हम लोग? नीचे की तरफ। और जब हम लोग कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण, ये आपका हो गया उन्नयन कोण। ये हमारा क्या हो गया? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर देखेंगे। लेकिन आप जैसे ही ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, अब ऊपर से आप नीचे की तरफ देखते हैं, तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा इसको, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब नमन कोण तो हमसे पूछ दिया गया है, इसमें भी 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डायरेक्ट ये सवाल आपको दिया गया वहाँ पर भी, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह से बनता है, सेकेंड वाले का भी फिगर ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया रहता है कि दोनों कोण आपस में क्या है, यहाँ पर पूरक कोण है। पूरक मतलब दोनों कोण का योग 90 होना चाहिए। तो अगर आप इसको अगर थीटा मानेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाए आपका? 90 माइनस थीटा बन जाएगा। या अगर इसको आप 90 माइनस थीटा मानेंगे तो एक आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज बनेगा इसका। और आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है आपका कितना होता है? 4। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना होता है? 9। आप नाम दे सकते हैं ए, बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो फिगर में देखेंगे BC का मान कितना हो जाता है? 4। और BD का मान कितना है यहाँ पर? 9, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, है ना, हाइट ऑफ द टावर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। आप पहले वाले प्रश्न को ऐसे फोटो बना सकते हैं। आप सवाल पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास BC जो है नदी की चौड़ाई है, ठीक है। BC हमारा क्या? नदी की चौड़ाई दिया हुआ है। AD जो है नदी से पुल तक की ऊंचाई है, ठीक है। AD नदी से पुल तक की ऊंचाई है। और ABD अवनमन कोण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ABD। तो ये जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास ये हमारे पास जो कोण होगा यहाँ पर, वही कोण यहाँ पर हो जाएगा। जितना कोण यहाँ पर 45 होगा उतना कोण यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि B से C तक और E से F तक समांतर है। देखेंगे B से C और E से F समांतर है, तो समांतर की स्थिति में एकांतर कोण क्या होता है? बराबर, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ पर। बाकी आपके पास वही फॉर्मूला है, साइन, टेन, कोस। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये आपके पास पाइथागोरस सूत्र है जो आपको सिद्ध करना रहता है, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र ये आपको सिद्ध करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास त्रिभुज है 90 डिग्री वाला समकोण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है लंब, तो हम लोग उसको एल कह सकते हैं, ठीक है। या हम लोग उसको पी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। नीचे होता है आधार, मान लीजिए इसको हम लोग बी यानी बेस कह सकते हैं। आधार को बी यानी कि बेस कह सकते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने होता है हमारे पास कर्ण। इसका कर्ण PR हो गया, ABC का कर्ण AC हो गया।
अब पी क्यू आर का कर्ण पी आर हो गया, ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो ये कुछ हमारे पास सवाल ऐसे बनते हैं और हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रचना भी करना पड़ेगा हम लोग को। एक त्रिभुज अगर सिद्ध करना है तो दूसरा त्रिभुज हम लोग बनाते हैं आपस में, और स्टेप कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्लास में कराया हुआ सवाल है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि नहीं बनेगा तो फिर आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का सवाल है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर है। पहले 6 मार्क्स में पूछता था, लेकिन 2025 वाले एग्जाम में इसको 5 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। अगेन आपका जो फॉर्मूला हो गया आपका ये त्रिविमीय सूत्र से हो गया, है ना। क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक ग्लास वाला जिसको हम लोग छिन्नक कहते हैं, क्या बोलेंगे, छिन्नक। तो छिन्नक का आयतन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर देख लीजिए। गिलास का ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, है ना। और इसका 2 व्यास दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2 व्यास यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्यास अगर दिया हुआ है तो हम लोग D1 और D2 भी मान सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग इसको कैपिटल डी और स्मॉल डी भी मान सकते हैं। तो अगर कैपिटल डी मानेंगे तो रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, और स्मॉल डी मानेंगे तो रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास दिया हुआ है। पाई का मान अगर कुछ नहीं बोलेगा तो अपना मन से ले लेंगे, लेकिन अगर बोलेगा तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे बोल दिया है 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया हमसे कि बताना है हमें क्या, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी कि आयतन बताना है, धारिता बताना है इसका। आयतन यानी क्या बताना है इसका, हम लोग को धारिता बताना है, ठीक है। तो हम लोग बड़े ही आसानी से इसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आप देखिए, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो दिया हुआ है सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे कि शंकु अगर है तो इस शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, ठीक है। शंकु का आयतन तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला देखेंगे आप, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो त्रिज्या ऊपर निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2, जबकि नीचे वाली त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ऊंचाई हम लोग को पहले से पता है कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना ऊंचाई पता है हम लोग को, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ से। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई एच, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यानी ब्रैकेट से बाहर क्या लिखना है, 1/3 इंटू पाई एच, उसके बाद छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर, फिर बड़े वाले त्रिज्या का स्क्वायर, फिर दोनों त्रिज्या का गुणनफल, और सारा मान यहाँ पे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 102.67, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा आंसर बनेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल। तो अगले सवाल में हमारे पास दिया गया है बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक, यानी कि मोड निकालना है। तो डायरेक्ट हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अंतराल कितना दिया गया है, अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल सी आई का वैल्यू देखेंगे। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन हमारा F1 है, कौन हमारा F0 है, कौन हमारा F2 है, ये हम लोग देखेंगे। और हाइट तो हम लोग को दिख रहा है, डिफरेंस कितने का है, 20-20 का। तो एच का वैल्यू साफ साफ हम लोग को कितना दिख रहा है, यहाँ पर 20 दिख रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बनेगा, और याद नहीं है तो नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसका देखिए हम लोग टेबल हम लोगों ने बना रखा हुआ है ना। सी आई यहाँ पे देख सकते हैं, 20 का वैल्यू आपका है, 20-20 का अंतर सब में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 बढ़ता है, यानी कि एफ का वैल्यू दिया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिखता है, सॉल्यूशन देखेंगे भी, और हम लोग इसको सबसे पहले चेक कर लिए कि अधिक बारंबारता किसका है, तो बोलेंगे 20, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F1, और F1 से पहले वाली वैल्यू को क्या मानते हैं, F0। 1 से पहले क्या होता है, 0, और 1 के बाद क्या होता है, 2, है ना। तो हम लोग F1 के पहले वाला वैल्यू को F0 लिखते हैं, और बाद वाले वैल्यू को F2 लिखते हैं,
ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे पता चला कि F1 का वैल्यू 20 है, ठीक है, कैसे पता चला कि F1 का वैल्यू कितना है, 20 है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पर है, 125 से 145 के बीच। तो सबसे अधिक है तो हमने F1 ले लिया। F1 के पहले हमारा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। F1 के बाद क्या हो जाएगा, F2 आ जाएगा, है ना। और अंतर कितने कितने का यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो 125 से 145 में कितने का अंतर है, 20 का, यानी एच का मान कितना हो गया, 20। अब एल कैसे लेते हैं, तो जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसका लोअर लिमिट, है ना, निम्न सीमा को हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। तो 125 हमारा एल का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए आप यहाँ पर, ये हमारे पास गिवन लिखेंगे, फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 135.76। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आखिरी सवाल की तरफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आखिरी सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, बहुलक का कंप्लीट हो गया और टोटल हमारे पास कितने सवाल थे इसमें, 30 सवाल थे, ठीक है। टोटल कितने सवाल थे, 30 सवाल। लेकिन इस बार हम लोग को 2025 में टोटल सवाल कितने आने वाले हैं, 52 सवाल आने वाले हैं टोटल, कितने, 52, जिसमें से 22 सब्जेक्टिव आएगा, 22 क्या आ जाएंगे, सब्जेक्टिव, और 30 सवाल हमसे क्या पूछे जाएंगे, MCQ। 30 सवाल क्या पूछा जाएगा, MCQ, ठीक है। और इस 22 सवाल में से भी हम लोग को कितने सवाल बनाने हैं, तो 22 सवाल में से मात्र हम लोग को 16 सवाल बनाना है। कितना सवाल बनाना है, 16 सवाल। तो आप कह सकते हैं कि 30 इसमें बनाना है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, और 16 सब्जेक्टिव, यानी 46 सवाल आपको बनाने हैं। और 16 सवाल में भी 6 सवाल 2 मार्क्स के लिए, 6 सवाल आपको पूछे जाएगा 3 मार्क्स के लिए, और 4 सवाल पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, है ना। तो ये इस तरह से हमारा इस बार का पैटर्न होने वाला है, और 80 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने नंबर का, 80 नंबर का, 3 घंटे का, ठीक है। तो उम्मीद है ये पेपर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग का पेपर भी कुछ इसी प्रकार से आएगा, और हमें किस तरह से आंसर लिखना होता है, ये सारे हम लोग आंसर देख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से, और हम लोग को ये समझ में आ गया होगा सारा का सारा पैटर्न क्लियर, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें देखेंगे कि और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें किस तरह से लिखना रहता है, ताकि आंसर आपका प्रॉपर बने और मार्क्स आपका बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल में बनने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, लेकिन बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।